आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो हर साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जोलॉजी पेपर सेकंड के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी, एथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देख लेते हैं पेपर सेकंड के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। डी पे आप टिक लगाएं। अर्नेस्ट हेकल इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले क्वेश्चन पढ़ो खुद से, उसके बाद राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, और जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो। टोटल 100 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में लिए हैं। ऑटो इकोलॉजी का तात्पर्य है, व्हाट डज द टर्म ऑटो इकोलॉजी रेफर्स टू। यानी कि बी पे आप टिक लगा दें, ठीक है। एक प्रजाति का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सीमित कारकों का कौन सा नियम है? विच इज़ अ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सीमित कारकों का कौन सा नियम है? वो है लिविंग का नियम। ए पे टिक लगा दो, लिविंग का नियम। पेपर से पहले इस लेक्चर को अच्छे से देख के जाना, समझ के जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पेपर में इन क्वेश्चन से फंस जाएंगे। पक्का आपका पेपर कभी भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, क्वेश्चन यही आने हैं लौट फिर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनको बोला जाता है मास्टर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, पारिस्थितिकी में भौतिकी कारकों में शामिल है। पारिस्थितिकी में भौतिक कारकों में शामिल है तो फिजिकल फैक्टर्स इन इकोलॉजी इंक्लूड्स जे वाटर हो गया, सोयल हो गया, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं? ये सब भौतिक कारक होते हैं, ठीक है, यानी कि फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? देखो एनर्जी पिरामिड जो होता है ना वो हमेशा सीधा होता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सुल्टा नहीं होता, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो ए पे टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। डेट्रिटस यानी कि डिट्रिटस खाद्य श्रृंखला होती है। डिट्रिटस फूड चेन स्टार्ट विद, पौधे से, मृत कार्बनिक पदार्थ से, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है ना, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखो यार, ये क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर जितने भी मैंने करवाए हैं ना, यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक, वो सारे के सारे जब पढ़ लोगे ना क्वेश्चन, तो जितने क्वेश्चन ये वाले हैं आंसर पक्का दे दोगे। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आज के लेक्चर में, सबका आंसर अपने माइंड में ले आओगे कि हाँ इसका राइट ऑप्शन ये है, इसका राइट ऑप्शन ये है। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? पढ़ना बहुत ज़रूरी है। घातीय वृद्धि वक्र का आकार कैसा होता है? अब देखियो घातीय वृद्धि वक्र का आकार पूछा, कैसा होता है भैया बता दो यार। बी पे आप टिक लगा दो, जे आकार का, यानी कि जे शेप्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। इन ए ग्रेजिंग फूड चेन द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज, शैवाल, मृत पौधे, कवक, अपघटक। चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। ए पे टिक लगा दो, शैवाल, ठीक है, शैवाल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, कार्बन चक्र में शामिल है। अब अगर आपने कार्बन साइकिल पढ़ रखी है ना तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सटीक बता दोगे कि ये राइट ऑप्शन है, और नहीं पढ़ी है तो दे तुक्का, ले तुक्का, फिर तुक्का, फिर तुक्का, ये वाला हिसाब रहेगा। तो कार्बन चक्र में शामिल है, और वो है तुम्हारे पास एक प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, यानी कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ यूनिवर्सिटी के इतने भयंकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं बता नहीं सकता आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पारिस्थितिकी दक्षता सामान्यता होती है। इकोलॉजिकल इफिशियंसी इज यूजुअली, तो 20 to 30%, 5 to 10% का लग रहा है इसका क्वेश्चन। ए पे टिक लगा दो, 5 to 10%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर चारों ऑप्शन पढ़ना। अबे क्वेश्चन तो पढ़ ले करो, ये सब कुछ मैं ही करवाऊँ। ये बताओ, जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एस, जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। बी पे टिक लगाओ, व्यक्तियों की कुल संख्या बटा कुल क्षेत्रफल के अनुपात से। समझ गए? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टोटल एरिया, यानी कि अपॉन टोटल एरिया। समझ गए चीज़ को? चलिए तो ये क्वेश्चन याद कर लो कि जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है व्यक्तियों की संख्या अपॉन
कुल क्षेत्रफल, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने माइंड में फंसा लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो फंसाओ कम से कम यार, कई सौ क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। वरना तो भाई बिना सोचे समझे मारोगे तो कुछ क्वेश्चन सही होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। नेटलिटी का अर्थ है, व्हाट इज नेटलिटी? नेटलिटी क्या है? जनसंख्या में जन्म दर, जनसंख्या में मृत्यु दर, व्यक्ति की गति या आयु वितरण। तो ए पे आप टिक लगा दो, जनसंख्या में जन्म दर, ठीक है, यानी कि बर्थ रेट इन अ पॉपुलेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, देखो ये क्वेश्चन फिर से अगेन रिपीट हुआ 13वां। व्हाट इज नेटलिटी? ये सेम क्वेश्चन है, 13वें का भी ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच फैक्टर अफेक्ट्स डिस्पर्शन पैटर्न्स? कौन सा कारक फैलाव के पैटर्न को प्रभावित करता है? क्लीमेट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सोशल बिहेवियर या ऑल ऑफ द एबव। डी पे आप टिक लगा दो, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से पढ़ो। फिंगडिटी का क्या अर्थ है? पढ़ रखा आपने फिंगडिटी क्या होती है, ये सब आपको आना चाहिए। फिंगडिटी का अर्थ है, अब फिंगडिटी का क्या अर्थ है यार? फिंगडिटी का अर्थ है एक जीव की प्रजनन क्षमता, एक जनसंख्या की उत्तरजीविता दर, मृत्यु दर या जनसंख्या वृद्धि दर। तो ए पे आप टिक लगा दो, द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द टर्म स्पीसीज रिचनेस मीन्स, यानी कि स्पीसीज रिचनेस का अर्थ है, यानी कि स्पीसीज रिचनेस का अर्थ है एक क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता, एक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या या जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या या एक प्रजाति प्रभुत्व। बी पे आप टिक लगा दो, एक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या, है ना। बड़े बड़े सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, बहुत छोटे छोटे, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसलिए बोला कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो और इसका राइट ऑप्शन आपको खुद बताना है। क्लाइमैक्स समुदाय है, क्या होता है क्लाइमैक्स समुदाय? क्लाइमैक्स समुदाय, बी पे आप टिक लगा दो, उत्तराधिकार का अंतिम चरण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन ऑक्योर्स ऑन, प्राथमिक उत्तराधिकार होता है नग्न चट्टानों पर, जंगलों में, घास के मैदानों में, जल निकायों में। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस जाए ना, ये वाले क्वेश्चन प्राथमिक उत्तराधिकार होता है, तो बहुत कम बच्चों के पढ़े हुए क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बस तुक्के मानने पड़ते हैं, किसी का सटीक सही बैठ जाता है, किसी का गलत बैठता है। तो प्राथमिक उत्तराधिकार होता है, वो होता है, ए पे आप टिक लगाते हैं, राइट ऑप्शन, नग्न चट्टानों पर, ठीक है, यानी कि वेयर रॉक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार का एक उदाहरण है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार का एक उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का एक उदाहरण है घास के मैदानों का जंगलों में बदलना, ठीक है, घास के मैदानों का जंगलों में बदलना, यही क्या है? पारिस्थितिक उत्तराधिकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी में प्रभुत्व का अर्थ है, समुदाय पारिस्थितिकी में प्रभुत्व का अर्थ है, यानी कि डोमिनेंस इन कम्युनिटी इकोलॉजी रिफर्स टू, राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रजाति, द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य सोर्स क्या? सल्फर डाइऑक्साइड का नाम सुना है? जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, और उसी को आप क्या बोलते हो? अम्लीय वर्षा कहते हो। तो कहाँ पर है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दोनों के दोनों काम करते हैं, दोनों के दोनों मनुष्य के लिए बड़े बेचारे हानिकारक है, क्या करें ये भी। कौन सी जैव विविधता प्रजातियों के भीतर आनुवांशिक भिन्नताओं को शामिल करती है? वो करती है आनुवांशिक विविधता, ये वाली, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन पढ़ो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है। कौन सी आपदा मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव से जुड़ी है? विच डिसएस्टर इज एसोसिएटेड विद मेथिल एसोसाइनेट, यानी कि आइसोसाइनेट लीकेज। हर एग्जाम पेपर में, हर एक यूनिवर्सिटी के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। जैसे भोपाल गैस आपदा जो हुई थी, या भोपाल त्रासदी बोला जाता है उसको, तो यहाँ पर जो है ना भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज़ अ राइट ऑप्शन, ट्रेजेडी इज़ अ राइट ऑप्शन, भोपाल गैस त्रासदी। तो ये जो हुई थी ना वो मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी। किस सन में हुई थी? सन भी आपको पता होना चाहिए,
एग्जाम पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। 24 देखो, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्या कार्य है? तो हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है ना। तो यहाँ पर ए पे टिक लगा दो, एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। 1986 में परमाणु रिएक्टर विस्फोट के कारण कौन सी आपदा हुई थी? सेबेसो आपदा, चेरनोबिल आपदा, भोपाल गैस ट्रेजेडी या एक्सोन वोल्टेज तेल रिसाव। तो ये हुई थी चेरनोबिल आपदा, ठीक है, चेरनोबिल आपदा हुई थी ये। चलिए 26 देखते हैं, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या? ये क्वेश्चन भी इंटरनेशनल क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्वेश्चन इसलिए बोला कि हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में ये इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर है? ढूंढो, CFCS, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रिथम्स ऑक्योर ऑन 24 आवर्स। सर्केडियन ले का नाम सुना आपने? सर्केडियन ले, सी पे टिक लगा दो। यही वो ले है जिसका जो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ले 24 घंटे के चक्कर में होता है? तो 24 घंटे के चक्कर में सर्केडियन ले होता है। सर्केडियन ले का हर साल 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। सर्केडियन ले अपने टॉपिक उठाओ, अपनी बुक का, अपने मॉडल का, और 4 से 5 क्वेश्चन सर्केडियन लेके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। पक्का आप देख लेना अपना पेपर खोल के, ठीक है। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, इसलिए आज का लेक्चर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? बायोमेडिकल कचरा, ठोस कचरा, परमाणु कचरा, बी पे आप टिक लगा दो, न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच लर्निंग मेथड इज बेस्ड ऑन रिवार्ड्स एंड पुनिशमेंट। कौन सी शिक्षण विधि पुरस्कार और दंड पर आधारित है? कौन सी शिक्षण विधि पुरस्कार और दंड पर आधारित है? हाँ यार, सोचने वाली बात है, और वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और ये जो क्वेश्चन है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन दिखाई दे जाए ना, टिक लगा देना बेझिझक कि यार यही राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? व्हाट आर द टाइगर रिजर्व मेनली क्रेडिट फॉर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। तो 30 का बी पे आप टिक लगा दें, बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए ये टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि व्हाट आर द टाइगर रिजर्व, ठीक है, मेनली क्रेडिट फॉर। ओके, समझ में आई? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम पेपर में होते हैं जिनको आप पढ़ते पढ़ते आंसर दे दोगे। 31 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन ठोस कचरे का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो प्लास्टिक हो सकता है भाई, ठोस कचरा प्लास्टिक है? क्या बोलना है, क्या क्या समझ में आया आपके कि ठोस कचरा प्लास्टिक है? हाँ है तो है, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। अगला क्वेश्चन देखो 32, क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या? तो क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। वो है कंट्रोलिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करना, ठीक है। ये जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सबसे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। जब हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कन्फर्म है कि यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 4 आएंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी करो अच्छे से। समझ गए इस चीज़ को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी उत्तेजना के प्रति धीरे धीरे अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हैबिटेशन का नाम कहीं है इसमें? हैबिटेशन यानी कि आदत, हैबिटेशन को इंग्लिश में आदत कहा जाता है। तो बी पे आप टिला दो, किसी उत्तेजना के प्रति धीरे धीरे अनुकूलन की प्रक्रिया को कहते हैं हैबिटेशन, यानी कि हैबिट्यूएशन, यानी कि हैबिचुएशन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए बी पे आप टिक लगा दो, आदत कहते हैं इसको हिंदी में। जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। राष्ट्रीय उद्यान इज अ राइट ऑप्शन। यही जो है ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और राइट ऑप्शन भी राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछते हैं, जैसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सुंदरवन कहाँ स्थित है, ठीक है, हॉटस्पॉट कितने हैं, हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, उनका नाम बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इसमें, ठीक है।
चलिए 35 देखते हैं, वे प्राकृतिक रूप में होने वाले व्यवहार पैटर्न को क्या कहते हैं जिनके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती। जिनके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती, जिनके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती है उसको बोला जाता है इंस्टिंक्ट, यानी कि प्रवृत्ति इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 36 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसें या वनों की कटाई, इन दोनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है। अब आपको बताना कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बी पे टिक लगा दो, ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो फिर से सर्केडियन ले का क्वेश्चन आ गया। मैंने बता दिया आपको सर्केडियन लॉ के 3-4 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। सर्केडियन ले क्या नियंत्रित करती है। व्हाट डज सर्केडियन रिथम कंट्रोल। सर्केडियन ले क्या कंट्रोल करती है, तो क्या करती है। बी पे आप टिक लगाओ, 24 घंटे की जैविक गतिविधियों को कंट्रोल करती है। 38 देखो, कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, और वो है तुम्हारे पास हमेशा कचरे के उत्पादन को कम करना, और ये कभी होगा नहीं। समझ गए। आजकल जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ पर आपने बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई देखी होंगी, जिनके द्वारा कचरे को जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। जहाँ देख रहे हो ना आप, ढेर टू ढेर लगे पड़े हैं, उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है, मट्टी जैसा बना दिया जा रहा है उनको। ऐसी ऐसी मशीन आ गई हैं आजकल। 39 देखते हैं, बायोमेडिकल कचरे का एक उदाहरण क्या है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। प्लास्टिक की बोतलें नहीं हो सकती। सर्जिकल गिलास हाँ हो सकते हैं। फ्लाई ऐश या भोजन का कचरा। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, सर्जिकल ग्लव्स इज़ ए राइट ऑप्शन। हाँ गिलास नहीं, ग्लव्स है यार, ये ग्लव्स। 40 देखते हैं, कौन सा लय चंद्रमा के चरणों से प्रभावित होता है। विच रिथम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मून्स फेस। तो चंद्रलय हो सकता है। चंद्रलय क्या लग रहा है आपको, राइट ऑप्शन लगा दूं, बेझिझक बता दो आप लोग। लो लगा दिया मैंने, चंद्रलय इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। मैंने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ राइट ऑप्शन। 42 देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित है। व्हाट डज द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आया। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी से अच्छे से पढ़ो यार, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं और तुम्हें लग भी रहा होगा कि यार ये सच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शिक्षण प्रकार इम्प्रिंटिंग से संबंधित है। कौन सा शिक्षण प्रकार इम्प्रिंटिंग से संबंधित है, और वह है तुम्हारे पास डी, प्रारंभिक जीवन अनुभव, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस। यही क्या है, शिक्षण प्रकार इम्प्रिंटिंग से संबंधित है। 44 देखते हैं, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत का मुख्य कार्य पराबैंगनी विकिरण को रोकना है ना। 45 देखो, वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या है। ग्रीन हाउस गैसों में कमी, इम्पॉसिबल। गैस विविधता में वृद्धि या ऑक्सीजन में कमी। तो अब इसका राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ गया है, ऑक्सीजन में कमी। जितने वन कम होंगे उतने ऑक्सीजन में कमी होगी। समझ गए चीज़ को। चलिए 46 देखते हैं, परमाणु कचरे का एक उदाहरण क्या है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। ये ऊपर वाला क्वेश्चन सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो प्लास्टिक की बोतलें इज़ अ राइट ऑप्शन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य ध्यान क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आर्थिक विकास, लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा, शहरीकरण, कृषि का विस्तार। वन्यजीव संरक्षण का मुख्य ध्यान क्या है, लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा। बी पे आप टिक लगा दो, है ना, यही तो है ना, प्रोटेक्टिंग इंडेजरेटेड स्पीसीज इज द राइट ऑप्शन। चलिए 48 देखते हैं, कौन सा व्यवहार संघ द्वारा सीखा जाता है। विच बिहेवियर इज लर्न थ्रू एसोसिएशन। कौन सा व्यवहार संघ द्वारा सीखा जाता है, वो सीखा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग इज द राइट ऑप्शन। 49 देखते हैं, क्रोनो मेडिसिन का मुख्य ध्यान क्या है। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ क्रोनो मेडिसिन। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ क्रोनो मेडिसिन। बी पे आप टिक लगा दें, जैविक लय और स्वास्थ्य, बायोलॉजिकल रिथम्स एंड हेल्थ इज़ द राइट ऑप्शन। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा। विच टाइगर रिजर्व इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया। सुंदरवन सबसे बड़ा जो है ना वो टाइगर रिजर्व है भारत का। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि आधा पेपर हमारा कंप्लीट हो गया।
बायोमेडिकल कचरे की विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमेडिकल कचरा? अब ये बायोमेडिकल कचरा देखते हैं आज कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, और मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ भी गया होगा। हैं, जल्दी बताओ। गैर संक्रमित और बायोडिग्रेडेबल, संक्रामक और ख़तरनाक। बी पे आप टिक लगा दो, संक्रामक और ख़तरनाक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्र में ठोस कचरे का मुख्य सोर्स क्या? अब जो शहर में रहते हैं बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरिया? औद्योगिक कचरा, घरेलू कचरा, कृषि कचरा, बायोमेडिकल कचरा। यार ये औद्योगिक कचरा और घरेलू कचरा ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो शहरों में फैलता है ना, सबसे ज़्यादा जो है ये शहरों में फैलता है। और औद्योगिक कचरा तो थोड़ा ये होता है कि दूर इलाकों में होता है, लेकिन जो ये घरेलू कचरा है ना इनने तो रेडी मार रखी है। आप दिल्ली में चले जाओ, जगह जगह जो है इतनी बदबू आपको आती हुई दिखाई देगी, यकीन मानो आप। इतने, उससे बढ़िया तो गांव लगते हैं मुझे। घरेलू कचरा, हाउस होल्ड वेस्ट। ओजोन परत के 6 में मुख्य तत्व कौन सा नष्ट होता है? ओजोन परत के 6 में मुख्य तत्व कौन सा नष्ट होता है? ओजोन परत के 6 में मुख्य तत्व कौन सा नष्ट होता है? व्हाट इज़ द की एलिमेंट डिस्ट्रॉयड इन ओजोन लेयर डिप्लेशन? बी पे आप टिक लगाओ, कार्बन डाई, यानी कि ऑक्सीजन जो है ना वो नष्ट होने लगता है ना। ऑक्सीजन तो नष्ट होता है, हाँ ऑक्सीजन नष्ट होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है यार। अब इसकी क्रियाविधि तुम्हें बताऊं, क्योंकि देखो जो ये O2 होता है ना, O2, वो O2 जो है वो O+O में टूट जाता है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? ये O2 O+O में टूट जाता है, फिर से अगेन एक अणु जो होता है ना O2 का वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, O3 बनाता है। अब ठीक है, फिर ये O3 जो होता है वो फिर O2+O इस टाइप में टूटने लगता है। अब जो गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है ना वो इस वाले ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाती है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, समझ गए, और धीरे धीरे ओजोन का बनना कम हो जाता है। और वहाँ बोला जाता है कि यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया। बहुत लंबी प्रोसीजर है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। वन्यजीव संरक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वन्यजीव संरक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? और वह है तुम्हारे पास संसाधनों का सतत उपयोग। ठीक है, एज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ज्वारीय लेक किससे संबंधित है? ज्वारीय लेक, व्हाट इज टाइडल रिथम एसोसिएटेड विद? समुद्री स्तर में दैनिक परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन, चंद्रचरण या सर्केडियन लेक? तो ज्वारीय लेक किससे संबंधित है? ए पे टिक लगा दो, समुद्री स्तर में दैनिक परिवर्तन से वो संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो। ठोस कचरा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? अलगाव, परिवहन, दहन, निपटान। ठोस कचरा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? वो है तुम्हारे पास अलगाव, सिग्रेगेशन। चलिए 58 देखते हैं। पर्यावरणीय खतरों में CFC की भूमिका। व्हाट इज़ द रोल ऑफ CFC इन इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स? पर्यावरणीय खतरों में CFC की भूमिका क्या है? वो है तुम्हारे पास ओजोन परत का विनाश, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन। 59 देखो। परमाणु कचरे से मुख्य चिंता क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न विद न्यूक्लियर वेस्ट? परमाणु कचरे से मुख्य चिंता क्या? उच्च लागत, रेडियोधर्मी प्रदूषण या गैर बायोडिग्रेडेबल या दुर्गंध? दुर्गंध तो बहुत ही बुरी आती है यार, दुर्गंध तो बहुत ही बुरी आती है, पर इसका राइट ऑप्शन बी पे टिलाओ, रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु कचरे से मुख्य चिंता क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण, यही तो होता है। अरे परमाणु कचरे से रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। अब तुम कहोगे रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है? उससे जो हानिकारक रेडिएशन उत्पन्न होते हैं ना, वो जब मनुष्य की बॉडी पे पड़ते हैं या सांस की सहायता से अंदर जाते हैं तो उससे मनुष्य के शरीर पे हानिकारक इफेक्ट पड़ता है, समझ गए। प्रारंभ में भारत के पास बहुत सारे नाभिकीय रिएक्टर थे और इसी के चलते इन चीज़ों को देखते हुए बंद कर दिए गए। एक तो यूरेनियम की कमी हुई, बंद कर दिया। दूसरा पॉइंट, हानिकारक विकिरण बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए, आसपास के एरिया प्रभावित होने लगे, बंद कर दिया गया। आजकल हाइड्रो पावर प्लांट स्टार्ट कर दिए गए, बोला जल से बिजली उत्पादन करो। 60 देखते हैं। जन्मजात व्यवहार का उदाहरण क्या है? व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर? जन्मजात व्यवहार का उदाहरण क्या है? बी पे आप टिक, ए पे आप टिक लगा दो, प्रवासी पक्षियों का दक्षिण की ओर उड़ना। ठीक है, चलिए 61 देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का कार्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण, ये सबको पता है, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए 62 देखते हैं। अस्पतालों द्वारा किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? ये ऊपर भी आ गया अभी, बायोमेडिकल कचरा अस्पतालों द्वारा क्या होता है? ये उत्पन्न होता है, ए पे आप टिक लगा दो। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सेवेसो आपदा का क्या कारण था? व्हाट कॉजेज द सेवेसो डिसेस्टर? यानी कि सेवेसो आपदा का क्या कारण था? और वो था तुम्हारे पास रासायनिक रिसाव, केमिकल लीक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट, ये है 65 है। क्रोनोवायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रोनोवायोलॉजी? चलिए क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन है ए पे आप टिक लगा दो, जैविक लय का अध्ययन करना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तरीके से। 66 देखते हैं। बाघ संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पे आप टिक लगा दो, जैव विविधता को संरक्षित करना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखो। किस प्रकार के कचरे में छोड़े गए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक शामिल होते हैं? किस प्रकार के कचरे में छोड़े गए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक शामिल होते हैं? ए पे टिक लगा दो, ई कचरा, ई वेस्ट हैं। 68 देखो। कौन सी आपदा डाइऑक्सिन के रिलीज से जुड़ी है? कौन सी आपदा डाइऑक्सीजन के रिलीज से जुड़ी है? ए पे टिक लगाओ। सेवेसो आपदा जो होती है ना, वो डाइऑक्सिन के रिलीज से जुड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोनोमेडिसिन किससे संबंधित है? व्हाट डज द टर्म क्रोनोमेडिसिन रिलेटेड टू? वो है बायोलॉजिकल रिथम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी कि जैविक लय और उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण में क्या योगदान है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन कंजर्वेशन? ए पे टिक लगाओ, वन्य जीव और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, है ना। यही तो योगदान है, और क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं हम, कृषि भूमि को बढ़ावा देना है हमारा। 71 देखो। परमाणु कचरे में मुख्य प्रदूषक क्या है? यूरेनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन? ए पे टिक लगा दो। परमाणु कचरे में भाई यूरेनियम तो होगा, तुम्हें क्या लग रहा है कि यार मीथेन, नाइट्रोजन होगा? परमाणु कचरे में मुख्य प्रदूषक क्या? यूरेनियम है। और मैंने ऊपर बता भी दिया था कि यूरेनियम ईंधन होता है जिसके विखंडन पर, ठीक है, हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 देखते हैं। टाइगर रिजर्व के लिए प्रमुख प्रजाति कौन मानी जाती है? विच एनिमल इज कंसिडर्ड ए फ्लैगशिप स्पीसीज फॉर टाइगर रिजर्व? तो 72 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दें आप, बाघ। बाघ इज द राइट ऑप्शन। 73 देखते हैं। इम्प्रिंटिंग का व्यवहार पारिस्थितिक में क्या मतलब है? व्हाट डज इम्प्रिंटिंग रेफर टू इन बिहेवियरल इकोलॉजी? इम्प्रिंटिंग का व्यवहार पारिस्थितिकी में क्या मतलब है? तो ए पे आप टिक लगाओ, प्रारंभिक जीवन में सीखने की प्रक्रिया इज द राइट ऑप्शन। चलिए 74 देखते हैं। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना का मुख्य परिणाम क्या था? व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट? व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना का मुख्य परिणाम क्या था? वो था परमाणु षड्यंत्रों के लिए सुरक्षा नियमों में सुधार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। 75 देखो। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को समेटे हुए है? वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को समेटे हुए है? वह समताप मंडल, ठीक है। चलिए 76 देख लेते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पारे के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वो है तुम्हारे पास कोयला आधारित बिजली षड्यंत्र, है ना। चलिए 77 देखो। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया? तो ऊपर भी इसमें का क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ए पे आप टिक लगा दो, ठीक है, ये ध्यान देना हमेशा। 78 देखो। ठोस कचरे का उदाहरण क्या है? प्लास्टिक की बोतलें, ये क्या है? ठोस कचरे का उदाहरण है। चलिए 79 देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? वो होता है रेडियोधर्मी कचरा, हमेशा ध्यान देना। या फ्लाई ऐश होता है। थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? यार मेरे ख्याल से ये रेडियोधर्मी कचरा तो परमाणु षड्यंत्र द्वारा होता है। यहाँ पे फ्लाई ऐश इज़ द राइट ऑप्शन, यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। जल निकायों में तापीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या? व्हाट इज़ द प्राइमरी थर्मल पॉल्यूशन इन वेस्ट बॉडीज? जल निकायों में तापीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वो है तुम्हारे पास, ए पे टिक लगाओ, औद्योगिक अपशिष्ट। हाँ यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 81 देखो। किस देश ने पहला राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया? एक ही देश ऐसा हो सकता है जो ये सब काम कर सकता है, वो है अमेरिका, USA।
बड़ी मारा मारी चल रही है इस समय भाई। 82 देखते हैं, समुदाय भंडारों का मुख्य उद्देश्य क्या? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स? समुदाय भंडारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है तुम्हारे पास स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ जैव विविधता की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ो, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है? कौन सा जैविक कारक है? प्रकाश जैविक कारक है, तापमान जैविक कारक है, पानी जैविक कारक है? सी पे टिक लगा दो। बैक्टीरिया इज अ राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। चराई खाद्य श्रृंखला शुरू हुई, द ग्रेजिंग फूड चेन विगेन्स विद, ए पे टिक लगाओ, प्रोड्यूसर, उत्पादकों से शुरू होती है, ठीक है। चराई खाद्य श्रृंखला जो होती है वो उत्पादकों से शुरू होती है। 85 और कहाँ से शुरू होगी? विच न्यूट्रिएंट साइकिल इज नोन एज ए सेडिमेंट्री साइकिल, यानी कौन सा पोषक तत्व चक्र तलछटी चक्र के रूप में जाना जाता है? तो ये नाम सुना है आपने, फास्फोरस चक्र इज अ राइट ऑप्शन। किसी भी ऑप्शन में फास्फोरस चक्र मिल जाए टिक लगा देना, वही राइट ऑप्शन होगा। 86 एनर्जी फ्लो इन ए इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय हो सकता है, द्विदिशीय हो सकता है, बहुदिशीय, चक्रीय। क्या लग रहा है आपको? ए पे टिक लगा दो, एक दिशीय होता है, यूनि डायरेक्शनल। 87 पढ़ो, एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी कंज्यूमर इज, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो जो ये चील है, ये हिरन है, सांप है, बाघ है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना वो शाकाहारी जंतु होते हैं। तो यहाँ पर बेचारी हिरन जो है ना वो फंसी पड़ी है इन मांसाहारी के बीच में। यही क्या है? राइट ऑप्शन है बी नंबर। विच टाइप ऑफ बिहेवियर इज लर्न, विच टाइप ऑफ बिहेवियर इज लर्न थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस, किस प्रकार का बिहेवियर बार बार अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है? बार बार अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता, और वो है तुम्हारे पास आदत, हैबिटेशन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, ए वेगल डांस इज परफॉर्म बाय, वेगल डांस किसके द्वारा किया जाता? मधुमक्खियों द्वारा किया जाता, वीस द्वारा किया जाता है ना। 90 देखते हैं, प्रादेशिक व्यवहार देखा जाता है, प्रादेशिक व्यवहार देखा जाता है, बी पे टिक लगाओ, जानवरों में प्रादेशिक व्यवहार देखा जाता है। 91 देखो, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रिज्म, यानी कि निस्वार्थता का उदाहरण कौन सा है? और वह है तुम्हारे पास, बी पे टिक लगाओ, पक्षियों को अपने समूह को शिकारी की चेतावनी देना, पक्षियों का अपने समूह को शिकारी की चेतावनी देना। अच्छा 92 पढ़ो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, सेनेक्चुरी, निम्नलिखित में से कौन एक वन्य जीव अभयारण्य है? काजीरंगा, सुंदरबन, बांदीपुर या ओप्रोस सभी? क्या पूछ लिया? अबे सबके सब ये अभयारण्य हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए 93 देख लेते हैं, द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज साइंस इन, जैव विविधता पर सम्मेलन में हस्ताक्षर कब हुए थे? और वो हुए थे 1992 में, ठीक है। चलिए 94 पढ़ो, रेड डेटा बुक कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, रेड डेटा बुक में जानकारी होती है हमेशा संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में अगर जानकारी होती है तो वो है रेड डेटा बुक। 95 देखो, जैव विविधता हॉटस्पॉट का तात्पर्य उन क्षेत्रों से, आगे देखो जैव विविधता हॉटस्पॉट का तात्पर्य इन क्षेत्रों से है, तो वो है तुम्हारे पास, बी पे आप टिक लगाएं, उच्च प्रजाति विविधता वाले हैं, ठीक है। 96 देखो, घातीय वृद्धि वक्र को दर्शाया जाता है, घातीय वृद्धि वक्र को दर्शाया जाता है, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड वाई जे शेप कर्व द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, जे शेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू, वाहन क्षमता का तात्पर्य, हाँ वाहन क्षमता पेपर में आती है भैया, वाहन क्षमता भी अच्छे से कवर कर लो, पेपर में आती है, यानी कि अधिकतम संख्या जो पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो होती है वाहन क्षमता। 98 देखो, पारिस्थितिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया समाप्त होती है, ए पे टिक लगा दो, एक चरम समुदाय के साथ। चलिए 99 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच हार्मोन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, ठीक है, स्ट्रेस बिहेवियर, तनाव व्यवहार से सबसे अधिक संबंधित हार्मोन कौन सा है? तनाव व्यवहार से सबसे अधिक संबंधित हार्मोन कौन सा है? वो है तुम्हारे पास कोर्टिसोल इज द राइट ऑप्शन। चलिए 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रजाति समृद्धि का तात्पर्य है, प्रजाति समृद्धि का क्या तात्पर्य है? ए पे टिक लगाओ, एक समुदाय में कुल प्रजातियों की संख्या,
तो टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में कवर करवा दिए हैं और ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।